हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर सीरीज़ में। और इसमें हम गवर्नेंस के टॉपिक देख रहे हैं। अभी मई जून में जो इम्पोर्टेंट मुद्दों में रहे थे, आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे देखेंगे जो आपके यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है मातृ मृत्यु अनुपात, वो भारत में क्या स्थिति में है। दूसरा है डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक एग्रीमेंट हुआ है तो उसको देखेंगे। नेशनल पोलियो सर्वाइलेंस नेटवर्क एनपीएसएन वो देखेंगे। दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री और ई रक्त कोष, चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंच अंतर, वैश्विक तंबाकू महामारी 2025, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025, कफ सिरप पर कार्यवाही, वजन घटाने वाली दवाइयाँ, सर्वाधिक प्रयुक्त कैंसर रोधी दवाइयाँ कौन सी उपयोग में की जा रही है, केटामाइन। ये सभी आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मातृ मृत्यु अनुपात। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। मातृ मृत्यु रेट है, सॉरी, मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर 2019 से 21 में 97 थी, 2018-20 97, और उससे पहले 2017-19 130। तो फिर 2000 अभी 97 कम आई हुई है। अब भाई भारत में बात करें राज्यों के हिसाब से तो उच्च एमएमआर वाले राज्य कौन से हैं। मध्य प्रदेश 175 है मातृ मृत्यु दर, असम में 167, उत्तर प्रदेश 151। तो यूपी और एमपी तो सबसे ज़्यादा, उसके बाद असम है, ये याद रख लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर यूपी है। अब न्यूनतम की बात करें तो केरल में मात्र 20 है, तेलंगाना 45, तमिलनाडु 49। तो केरल वगैरह राज्यों के हेल्थ फैसिलिटीज़, लोगों के साथ स्वास्थ्य कैसे क्या, तो ये नॉर्थ नॉर्थ राज्यों को सीखने की ज़रूरत है। अब बात करें कि 20 और 29 वर्ष आयु वर्ग में मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार मातृ मृत्यु दर रोके जाने योग्य है। एक मातृ मृत्यु दर है क्या कि ये 1 लाख जीवित जन्म पर कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। 1 लाख जीवित, जब 1 लाख जीवित जन्म लेते हैं बच्चे, उस पर कितनी माताओं की मौत हो जाती है। तो वो ये दर्शा रहे हैं कि भारत में 1 लाख पर अभी एवरेज 97 है। डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक एग्रीमेंट। डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी हेतु महामारी समझौता अपनाया गया ताकि कोविड-19 जैसी स्थिति पुनः न हो। देश एक दूसरे का सहयोग करे। पहले चेतावनी लागू हो, पहले पूर्व तैयारी अच्छी तरीके से हो, इसके लिए है कि और वैक्सीन और दवाएं और तकनीक की समान पहुंच हो। अब इसका निर्णय लेने वाली एक संस्था है डब्ल्यूएचओ की विश्व स्वास्थ्य सभा। उसके क्या क्या कार्य हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बॉडी है। वैश्विक स्वास्थ्य नीतियाँ तय करना, डब्ल्यूएच वैश्विक स्वास्थ्य नीतियाँ तय करना, डब्ल्यूएचओ का बजट स्वीकृत करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समझौते अपनाना, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक की नियुक्ति। तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम है, याद रखना। यूएन यूएन नहीं करता है, ये डब्ल्यूएचओ की है। डब्ल्यूएचओ का डब्ल्यूएचई एक है, वो करता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अन्य तथ्य, इसमें 144 देश शामिल है और वार्षिक बैठक होती है। नेटवर्क, नेशनल पोलियो सर्वाइलेंस नेटवर्क, ये एक भारत का इम्पोर्टेंट कार्यक्रम रहा है पोलियो से रिलेटेड। इसने पोलियो को उन्मूलन करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है इस प्रोग्राम की। लेकिन अभी इसको किसी और प्रोग्राम में शामिल किया जाए। देखते हैं क्या है। एनपीएसएन क्या है, पोलियो निगरानी हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें जो एपीएफपी है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, ये पोलियो का एक स्टेज है, तो उन मामलों की निगरानी की जाती है। और भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित करने में निर्णायक भूमिका रही है। कि अब क्या बदलाव है, पोलियो निगरानी कार्यक्रम को आईडीएसपी में समाहित किया जाएगा। आईडीएसपी क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम। ये प्रारंभ 2004 में किया गया था। ये बहुरोग निगरानी प्रणाली है, याद रखना। ये इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम केवल एक रोग पर ध्यान नहीं देती है, बहुत सारे रोगों पर ध्यान देती है। तो उसके साथ पोलियो का जो था, अभी इतने ज़्यादा केस नहीं है भारत में और गंभीर स्थिति नहीं है, तो इसको इसके साथ किया जाएगा कि सारे रोग पर नियंत्रण हो। डेटा, लैब रिपोर्ट और फील्ड सर्विलांस पर ये आधारित है। अगला टॉपिक है दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री और ई रक्त कोष। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा देना। भारत दुर्लभ रक्तदाता रजिस्टर को ई रक्त कोष से जोड़ा है, दोनों को जोड़ा जाएगा। तो दोनों संस्था है क्या क्या करती है। दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री विकसित की आईसीएमआर द्वारा, और ये 4,000 प्लस दुर्लभ रक्तदाताओं का डेटा रखता है। जैसे आरएस नल, पी नल, ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ रक्त समूह है। तो इन ऐसे 4,000 प्लस का एक डेटा रखता है, वो है दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री। और ई रक्त कोष एक ऑनलाइन ब्लड बैंक प्रणाली। तो ये रक्त उपलब्धता, ब्लड बैंक और दाताओं की जानकारी रखती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ब्लड ब्लड रक्तदान वगैरह से। तो दोनों को इंटीग्रेटेड किया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा ताकि और पहुंच अच्छे तरीके से होला। स्वास्थ्य क्षेत्र में दुर्लभ रक्त की त्वरित पहचान हो। थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों की पहचान। सिकल सेल रोगियों वाला टॉपिक कल देखा था और कल के वीडियो में, तो ये इंपॉर्टेंट था। अभी एक और है चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंच अंतर। ये निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वहाँ बहुत कमी देखी गई, तो ये डब्ल्यूएचओ का चिंता का विषय बनी।
ऑक्सीजन एक आवश्यक जीवन रक्षक औषधि है, परंतु कई देशों में इसे स्वास्थ्य प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना गया। ऑक्सीजन सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर है नहीं, उपलब्धता कम है। महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से रोके जाने योग्य मौतें हुई, उनको रोका जा सकता था, पर क्यों रोक नहीं पाए? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी। भारत में भी ऐसा स्थिति में देखा कि कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, या उनका अवैध हस्तांतरण हो रहा है, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये उस समय देखी गई, तो ऑक्सीजन की होनी चाहिए, इस पर WHO ने चिंता की। मुख्य तथ्य है कि जो निम्न एवं मध्य आय वाले देश हैं, केवल 54% अस्पतालों में पल्स ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर उपलब्ध है। जो ऑक्सीजन जांच करने वाला होता है ना, पल्स ऑक्सीमीटर, तो वो केवल 54% अस्पतालों में है इन देशों में। केवल 58% स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों में निमोनिया मृत्यु दर का बड़ा कारण ऑक्सीजन की अनुपलब्धता है। अब इसके बारे में वैश्विक पहल क्या की गई है? WHO ने ऑक्सीजन को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का हिस्सा बनाने की सिफारिश की। इससे क्या होगा कि ये देश थोड़े ज़्यादा ध्यान भी रखेंगे और एक दूसरे देश सहयोग भी करेंगे। ऑक्सीजन आपूर्ति को दवाओं और टीकाओं जितना ही महत्वपूर्ण माना। समाधान और सिफारिशें हैं कि प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना की जाए, ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता अच्छी से रहे, उसका भंडारण हो, उसका उत्पादन हो, उसकी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाए। अगला टॉपिक है वैश्विक तंबाकू महामारी 2025। ये भी इम्पोर्टेंट है। WHO ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट 2025 जारी की। किसने की? WHO ने, याद रखना। और तंबाकू उपयोग विश्व में रोकी जा सकने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। उन मौतों को रोका जा सकता है, पर रीजन है तंबाकू। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में तंबाकू से मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। तो WHO ने एक रणनीति बनाई है, एम्पावर रणनीति। ये पूरी तो डिटेल में आप मेंस के लिए काम किया, लेकिन एम्पावर रणनीति याद रखना। अब इसमें देख लेते हैं मॉनिटरिंग, यानी तंबाकू उपयोग और नीतियों की निगरानी की, और प्रोटेक्ट लोगों को पैसिव स्मोकिंग से बचाना। वो ऑफर हेल्प तंबाकू छोड़ने में सहायता। वार्न स्वास्थ्य चेतावनियां देना, जैसे चित्रों के माध्यम से। इन्फोर्स बैन्स विज्ञापन प्रचार पर प्रतिबंध। और रेजिस्ट टैक्सेस तंबाकू पर कर बढ़ाना। तो एम्पावर, भारत में एम्पावर लागू करने वाला अग्रणी देश है। और भारत में तो एक चीज़ की गई, जो पहला देश है भारत, डिजिटल स्ट्रीमिंग सामग्री पर भी तंबाकू चेतावनी अनिवार्य कर दी है। अब ये संबंधित कानून है कुछ तंबाकू से रिलेटेड। COTPA एक्ट 2003। इसमें क्या है कि भारत में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान निषेध है, और जो नाबालिग है उनके बेचने पर भी प्रतिबंध है। COTPA एक्ट 2003। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP, इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019। WHO के 35 तक 3 पहल। इसमें क्या है कि 3 चीज़ों पर WHO कर बढ़ाने की बात कर रहा है। एक है तंबाकू, एक है ये तंबाकू, शराब, और पेय पदार्थ, जो शुगर युक्त वगैरह मीठे पेय पदार्थ, उन पे प्रतिबंध की बात की गई है। उन पर टैक्स बढ़ाने की बात की गई। टैक्स बढ़ाएंगे जिससे लोग कि कम खरीदना कम करें, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खरीदें। WHO FCTC फ्रेमवर्क ऑन टबाको कंट्रोल कन्वेंशन 2003 में अपनाया गया। भारत में इसे 2005 में शामिल हुआ। 180 प्लस देशों ने इसे अनुमोदन कर रखा है। और सिगरेट और अन्य तंबाकू पैकेजिंग और लेबलिंग संशोधन नियम 2022, ये भारत का है। इसमें चेतावनी चित्र अनिवार्य है तंबाकू पर। तो जितने भी तंबाकू पैकेट्स हैं उन पर ये एक फोटो अधिकार होता है कैंसर वगैरह का। तो ये है नियम 2022 वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है तंबाकू वाला टॉपिक। एंटीबायोटिक दवाओं की कमी और EMR पर निकल देखा था। एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने से वो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो वैश्विक अध्ययन में 8 देशों में आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं की उपलब्धता में कमी उजागर हुई। मुख्य समस्या सही समय पर सही एंटीबायोटिक न मिलना, गलत अत्यधिक उपयोग से प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेना। मुख्य कारण क्या है कि भारत में केवल 7.8% रोगियों को उपयुक्त एंटीबायोटिक में उपचार होता है। इससे अस्पताल में भर्ती खर्च और मृत्यु दर बढ़ती है। अगला टॉपिक है कफ सिरप पर कार्रवाई। बच्चों में कफ सिरप से जुड़ी मौतों और दुष्प्रभाव के बाद सरकार ने कार्रवाई की। इस साल MP और तमिलनाडु वगैरह स्टेट में इस कफ सिरप की वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत हुई। तो वो दवाएं इस साल इम्पोर्टेंट बन जाती है। ये मुद्दा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भाई एक तो लोगों को जागरूक भी होना चाहिए। UPSC भी एस्पिरेंट के तौर पर आपको उन दवाइयों को ध्यान रखना चाहिए। आप इतने ज़्यादा जागरूक होने चाहिए। तो क्या है कि कई कफ सिरप फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में आते हैं। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या है कि दवाइयों को एक कॉम्बिनेशन करके उस विशेष रोग के लिए दिया जाता है। तो अब ये क्या है कि कफ सिरप ऐसे जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले हैं ना, ये बच्चों के लिए अनुपयुक्त पाए गए। मुख्य दवाएं कौन कौन सी है? क्लोरफेनिरामाइन, एंटीहिस्टामिन, फेनिलएफ्रिन, डिंकजेस्टेंट, कोडीन, नारकोटिक सीमित उपयोग।
सरकारी कदम क्या है? चेतावनी लेबल अनिवार्य, बच्चों के लिए उपयोग पर प्रतिबंध, और सीडीएसओ जो ड्रग कंट्रोल नियंत्रण बॉडी है ना, वो सीडीएसओ वो इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेना, क्योंकि उनका काम भी इम्पोर्टेंट था। इसका सिर्फ से लेटर तो यूपीएससी पूछ सकता है इसके बारे में। और मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो लैब्स वगैरह हैं, टेस्टिंग एजेंसीज वगैरह हैं, उनका क्या काम है, उनकी जिम्मेदारी, वो मिसयूज क्यों हो रही है, तो पूछेंगे। वजन घटाने वाली दवाइयाँ GLP-1 आधारित। GLP-1 एक हार्मोन है, उससे प्रेरित होकर ऐसी कुछ दवाइयाँ बनाई जा रही है जो जिससे वजन घटाए। अब भारत अभी क्या है कि हाल ही में ऐसे शहरीकरण, फास्ट फूड, निष्क्रिय जीवन शैली, इससे मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोग परेशान हैं, तो वो दवाएं यूज़ करें, सेमाग्लूटाइड और लीराग्लूटाइड। ये GLP-1 हार्मोन की नकल है, और ये क्या करता है, भूख कम और भोजन सेवन घटाता है। इससे दुष्प्रभाव भी हो सकता है, उल्टी, दस्त, मतली, और इसके लिए चिकित्सक परामर्श आवश्यक है। सर्वाधिक प्रयुक्त कैंसर रोधी दवाइयाँ। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में सर्वाधिक प्रयुक्त कैंसर कीमोथेरेपी दवाइयों की पहचान की गई है। अब कैंसर क्या है कि कैंसर में सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, तो अब कीमोथेरेपी उस क्या करती है कि उसको रोकने के काम करती है। उस जो कैंसर वो सेल्स वृद्धि है ना, उसको रोकने का काम करती है। अब तो प्रमुख दवाएं कौन कौन सी है? सिस्प्लेटिन, ये प्लेटिनम आधारित है, और ये डीएनए को, जो मुख्य रूप से डीएनए का काम होता है ये सेल्स की वृद्धि करना, तो उसको अवरोध करती है। और दूसरी है डॉक्सोरुबिन, इसे रेड डेविल भी के नाम से जाना जाता है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। तीसरी है मेथोट्रेक्सेट, ये फॉलिक एसिड युक्त जो डीएनए है ना, संश्लेषण, उसको रोकने का काम करती हैं। और है चौथी है साइक्लोफॉस्फेटाइड, ये अल्काइलेटिंग एजेंट, ये भी डीएनए, बेसिकली डीएनए रोकने का काम करता है ये एजेंट। अब एक और दवाई है केटामाइन, ये मानसिक स्वास्थ्य में उपचार के उपयोग पर की जा रही है। ये एक एनेस्थेटिक दवा है जो WHO की आवश्यक औषधि सूची में शामिल है। उपयोग कहाँ कहाँ की जा रही है? शल्य चिकित्सा में, प्लस अवसाद, जो डिप्रेशन के उपचार में भी इसका उपयोग हो रहा है, कि क्या नाक स्प्रे के रूप में उपयोग लिया जाए, दुरुपयोग की संभावना के कारण नियंत्रित अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। प्रीलिम्स के लिए आप बहुत सारी संस्थाएं देखिए, आज हमने WHO की, वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी क्या क्या काम करती है, रक्त की, भारत की जो ई रक्त रजिस्ट्री और दुर्लभ रक्त कोष, वो देखा था। तंबाकू नियंत्रण से रिलेटेड वो रिपोर्ट और अलग अलग संस्थाएं देखी थी, और कैंसर से जुड़े दवाइयाँ, कैरामेटीन, और बहुत सारी दवाइयाँ देखी। तो उन सभी को अच्छे से पढ़ लाना, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आज के मुद्दे। थैंक यू।